हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के महानायक, शहंशाह और बिग बी के नाम से जाने जाने वाले मेगास्टार अमिताभ बच्चन के बारे में। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन। जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस और बहुत सारी कठिनाइयों को झेलने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी इतनी बड़ी नाम और पहचान बनाई। बात करने वाले हैं उनकी बचपन से लेकर उनकी अभी तक की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि वे किस प्रकार इंडस्ट्री में आए और उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी इतनी बड़ी नाम और पहचान किस प्रकार बनाई। इतने सारे रिजेक्शंस और परेशानियों को झेलने के बाद जहां कोई भी आम इंसान टूटकर अपनी सारी उम्मीदों को खो देता है, उसी जगह इन्होंने सारे रिजेक्शंस और तकलीफ़ों को झेलने के बाद भी खड़े होकर अपने आप को कैसे आम से खास बनाया। तो अगर सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। जी शुभारंभ करते हैं। अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में उत्तर प्रदेश के राज्य इलाहाबाद में हुआ, जिसे अभी के समय में प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जो हिंदी साहित्य के एक मशहूर कवि थे, और इनके माता श्री तेजी बच्चन जी जो कि एक स्टेज परफॉर्मर और समाज सेविका थी। उनके जन्म के समय हमारा भारत देश अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद होने के कगार पर थी और इनकलाब जिंदाबाद का नारा जोरों पर थी। इसी से प्रेरित होकर उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने उनका नाम इनकलाब श्रीवास्तव रख दिया। बाद में उनके पिता के एक दोस्त सुमित्रानंदन पंत ने उनका नाम अमिताभ बच्चन रखने को कहा, जिसका अर्थ होता है कभी न मिटने वाला उजाला। उनके पिता अपनी कविताओं में अपना नाम हरिवंश राय बच्चन लिखते थे, इसलिए बाद में उनके नाम से श्रीवास्तव को बदलकर बच्चन रखा गया। इनके फैमिली में इनसे छोटा एक भाई भी है जिनका नाम की अजिताभ है। अमिताभ जी ने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद के बॉयज़ हाई स्कूल एंड कॉलेज, नैनीताल के शेरवुड कॉलेज और दिल्ली के किरोरीमल कॉलेज से की। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने दिल्ली में नौकरी की तलाश शुरू कर दी, पर हर जगह उन्हें निराशा ही देखने को मिली। उन्हें कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपने एक दोस्त के कहने पर दिल्ली के 2 रेडियो स्टेशन में वॉइस नरेटर का काम के लिए ट्राई किया, लेकिन दोनों ही रेडियो स्टेशंस पर उनकी आवाज़ को मोटा और भद्दा बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दिल्ली में हर जगह से उन्हें निराशा हाथ लगने के कारण वे अपने दोस्त के साथ कोलकाता आ गए। वहाँ उन्होंने बहुत ही कम सैलरी में छोटे मोटे प्राइवेट जॉब किए और अपने लाइफ के 5 साल बिताए। आज खुश तो बात हो गया, लेकिन उन्हें एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट थी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनकी माँ तेजी बच्चन जी अपनी शादी से पहले स्टेज शो में काम किया करती थी और उन्होंने अमिताभ जी को भी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए प्रेरित किया। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर सीखने की चाह मन में हो तो इंसान कहीं से भी सीख सकता है। अमिताभ जी का कहना है उन्होंने एक्टिंग दिलीप कुमार जी के फिल्मों को देखकर और फिल्म गंगा जमुना में कुमार जी से प्रेरित होकर सीखा। ईयर 1968 में फिल्मों में काम करने के लिए वे मुंबई आ गए। है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ। मुंबई आने के बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी मुंबई में मरीन बीच के फुटपाथ पर बितानी पड़ी। जिस आवाज़ के लिए उन्हें रेडियो स्टेशन पर वॉइस नरेटर के काम से रिजेक्ट कर दिया गया था, फिल्मों में उनकी शुरुआत वॉइस नरेटर के तौर पर ही हुई। उन्होंने ईयर 1969 में डायरेक्टर मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम से एज वॉइस नरेटर अपनी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म को बाद में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद उसी साल वे फिल्म 7 हिंदुस्तानी में लीड रोल में नजर आए। ये अरंतु परंतु की भाषा अपने बस की नहीं। हाँ, तो क्या लिखते हैं महमूद मियां? फिल्म में उनकी एक्टिंग अच्छी रही, पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने ईयर 1970 में फिल्म बॉम्बे टॉकी और ईयर 1971 में फिल्म परवाना में काम किया, पर ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद ईयर 1971 में उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में एज अ सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। इस फिल्म में उनके रोल को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद की और अपने रोल से सबके दिलों को छू गए।
बाद में इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला। इसके बाद उन्होंने फिल्म रेशमा और शेरा और भी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर उन्होंने ईयर 1972 में फिल्म बॉम्बे टू गोवा और संजोग में काम किया, जो थोड़ी बहुत हिट हुई। इतने सारे फ्लॉप फिल्मों के कारण उन्हें इंडस्ट्री के लोग इंडस्ट्री से वापस चले जाने के लिए बोलने लगे। कोई भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी उनके अंदर के टैलेंट को पहचान नहीं रहा था। सभी लोग उनका मजाक बना रहे थे और उन पर हंस रहे थे। अगर उनके जगह कोई और होता तो वो उस समय या तो फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड कर लेता या फिर इंडस्ट्री छोड़ के चला जाता। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने समय के बदलने का इंतज़ार किया। उन्होंने और ज़्यादा मेहनत करने की तैयारी की। कभी किसी से कुछ कहा नहीं, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। कहते हैं ना, कुछ कर गुजरने वाले कभी किसी से कुछ कहते नहीं, वे करके दिखाते हैं। बहुत दिनों तक इंतज़ार करने के बाद उन्हें ईयर 1973 में डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में काम करने का मौका मिला। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस फिल्म को करने के दौरान उन्होंने शर्त रखा कि जो भी इस फिल्म में उनकी हीरोइन बनेगी और अगर फिल्म हिट हो गई तो वे फिल्म की हीरोइन से शादी कर लेंगे। उस समय फिल्म में उनका साथ दिया जया भादुरी जी ने। अमिताभ जी ने उस फिल्म में अपना सारा गुस्सा निकाल दिया और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। इस फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर विजय खन्ना का रोल निभाया था। बाद में ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी और कमाई के मामले में उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म से वे रातों रात एक सुपरस्टार बन गए और उन्हें बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाने लगा। इस फिल्म के लिए उनका नाम पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ। उसी साल फिल्म के सक्सेस के बाद उन्होंने जया भादुरी जी से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर हिट और फ्लॉप फिल्म्स दी, लेकिन ऑडियंस ने उनके परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया। ईयर 1975 में उन्होंने डायरेक्टर रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में काम किया, जो कि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री को बदल कर रख दी। जय तू ठीक है ना? हाँ वीरू, मैं ठीक हूँ। देखा, एक एक साले को मार के इस फिल्म में उनका साथ दिया धर्मेंद्र जी ने। इस फिल्म ने इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना कमाल दिखाया। इस फिल्म को ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और ये फिल्म कमाई के मामले में उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसका रिकॉर्ड कई सालों तक कोई दूसरी फिल्म तोड़ नहीं पाई। इस फिल्म से वे सुपरस्टार से मेगा स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से बहुत सारे फिल्मों में काम किया। कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली, कुछ नहीं चली, लेकिन उनके परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया। ईयर 1976 में डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी से उन्हें एंग्री यंग मैन के अवतार से एक रोमांटिक हीरो के अवतार में देखा गया। गुनाह की सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो गुनाह मैंने किया नहीं उसकी सजा आप मुझे मत दीजिए। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इस फिल्म को भी ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और फिल्म ने बहुत ही अच्छी कमाई की। इस फिल्म के लिए उनका नाम दोबारा फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट एक्टर में नॉमिनेट हुआ। ईयर 1977 में उन्होंने पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए जीता। देख अपना थोपड़ा आईना में जाके देख, कितना मारा तेरे को, कितना मारा। पक्का इडियट दिखता है, इडियट। इस फिल्म में उनका साथ दिया ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जी ने। ये फिल्म कमाई के मामले में उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। ईयर 1979 में डायरेक्टर राकेश कुमार की फिल्म मिस्टर नटवर लाल के लिए उनका नाम फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया। बैठो। आप बैठिए। मैं कहता हूँ बैठो। अरे कमाल करते, बड़ा भाई खड़ा रहा, छोटा भाई बैठने की हिम्मत कैसे? इस फिल्म के लिए उन्होंने प्लेबैक सिंगर के रूप में एक गाना गाया था और फिल्म में एक्टिंग भी की थी। ईयर 1982 में डायरेक्टर मनमोहन देसाई की फिल्म कूली के शूटिंग में एक फाइट सीन के दौरान उन्हें अपनी पेट पर गंभीर चोट लगी, जिसके कारण उनका बहुत खून बह गया और वे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। हुआ कुछ यूं कि
उस सीन के लिए उन्हें एक्टर पुनीत इस्सर से फाइट के दौरान पहले टेबल पर गिरना था, फिर ज़मीन पर, लेकिन टेबल पर गिरने के दौरान टेबल के एक कोने से उनके पेट पर बहुत गंभीर चोट लग गई। चोट इतनी गंभीर थी कि उनका जिंदा बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया और कई महीनों तक हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। उनके फैंस उनके लिए मंदिरों में मन्नत मांगने लगे। उनके कई चाहने वालों ने उन्हें बचाने के लिए अपने ऑर्गन्स भी डोनेट किया। हर वक्त हॉस्पिटल के बाहर उनका एक झलक पाने के लिए फैंस लंबी लाइन लगाकर उनके लिए दुआ किया करते थे। आखिर तक वे डॉक्टर्स की मेहनत और चाहने वालों की दुआओं के चलते मौत के मुंह से जिंदा बचकर वापस आ गए। फिर उनके वापस आने के बाद कूली फिल्म की शूटिंग पूरी की गई और फिल्म को ईयर 1983 में रिलीज़ किया गया। ये फिल्म भी सुपर हिट रही और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसके बाद उन्हें लगा कि वे अब फिल्मों में काम नहीं कर सकेंगे और अपना कदम राजनीति में बढ़ाया। उन्होंने अपने बहुत ही खास दोस्त राजीव गांधी से मिलकर उनके पार्टी के लिए इलाहाबाद से इलेक्शन में खड़े हो गए। वहां उन्होंने इलेक्शन में जीत हासिल करके इलाहाबाद के एमपी बने, लेकिन 3 साल एमपी बने रहने के बाद उनका राजनीति में ज़्यादा मन नहीं लगा और वे वापस फिल्मों में आ गए। ईयर 1988 में उन्होंने डायरेक्टर टीनू आनंद की फिल्म शहंशाह से फिल्मों में वापसी की। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जितने भी फिल्मों में काम किया सारे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ईयर 1994 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म इंसानियत में काम किया, जो कि फिर से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगर भाग सकता है तो अपनी मौत से भाग। तेरी भयानक मौत तेरे पीछे आ रही है बृजपान। फिर उन्होंने 5 सालों के लिए फिल्मों से संन्यास ले लिया। इसी बीच उन्होंने ईयर 1996 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL का निर्माण किया। जल्द ही उनकी कंपनी ने फिल्म तेरे मेरे सपने का प्रोडक्शन किया, जिसमें एक्टर अरशद वारसी को पहली बार फिल्मों में देखा गया। उन्होंने ईयर 1997 में अपनी ही प्रोडक्शन हाउस की फिल्म मृत्युदाता से फिर से एक बार फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत की। पल्स रेगुलर, प्रेशर नॉर्मल, कार्डियक मॉनिटर अटैच्ड। यस सर। ये फिल्म फिर से एक बार फ्लॉप रही और उनके प्रोडक्शन कंपनी को ले डूबी। उनको उस समय करोड़ों का नुकसान हुआ और वे पूरे तरीके से कर्ज में आ गए। इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था कि उन्हें अपना एक बंगला और 2 फ्लैट बेचने पड़ गए, लेकिन फिर भी पूरा कर्ज चुका नहीं पाए। उस समय उनकी मदद की उनके बहुत ही पुराने दोस्त अमर सिंह जी ने। तब से उन्होंने अपने दोस्त अमर सिंह जी के पार्टी को सपोर्ट करने लगे और अपने धर्मपत्नी जया बच्चन जी को उनके पार्टी के तरफ से चुनाव में जिताकर MP बना दिया। इधर उनकी एक्टिंग के डूबते करियर को संभाला ईयर 2000 में आई यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें ने। मैंने आपसे कहा था मिस्टर आर्यन कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी। इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरी बार फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। उसके बाद उन्होंने फिर से एक बार कभी खुशी कभी गम, बागबान, ब्लैक और भी कई सारे हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे रोल किए, कभी रोमांटिक हीरो का तो कभी एंग्री यंग मैन का, कभी फैमिली मैन का तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन का। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत सारे फिल्मों के लिए उन्होंने गाना भी गाया। चाहे जितनी भी फ्लॉप फिल्में दी हो, लेकिन हर फिल्म में उनका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा। इन्होंने टीवी शो KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति को भी होस्ट किया, जो कि ब्रिटिश टेलीविज़न गेम शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का इंडियन एडेप्टेशन था, जो कि सारे टीवी शोज के TRP रिकॉर्ड को तोड़कर रख दी। बहुत सारे फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले। उन्हें अभी तक लगभग 240 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के और भी कई नेशनल अवार्ड शामिल हैं। जिस इंसान को कभी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी और नौकरी के चलते दर दर ठोकरें खा रहे थे और रिजेक्शन सहे जा रहे थे, उस इंसान ने अपने मेहनत और टैलेंट के दम पर इतना बड़ा नाम, पहचान, इज्जत, दौलत, शोहरत हासिल की। उनको मेरा बार बार कोटि कोटि नमन।
उन्होंने बहुत ही दिक्कत परेशानियों का सामना करके फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और इंडस्ट्री में भी उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मेहनत करते गए। उनकी अभी तक की आखिरी फिल्म एक्टर आयुष्मान खुराना के साथ गुलाबो सिताबो है। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। उनकी अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र, चेहरे और हेरा फेरी 3 है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक अगली वीडियो में नहीं मिलते तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।